हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ओसीटी। तो जैसे कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा रिगार्डिंग ट्यूबरफोनिया, तो अब हम वो सीरीज को स्टॉप कर रहे हैं। आज से हम क्या करने जा रहे हैं, अपने 12th एचएससी बोर्ड का कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस 45 दिन में हम लोग को कंप्लीट करना है। इसमें क्या होगा, हम लोग 1 डे 1 चैप्टर का टारगेट रखेंगे और हमारे एक वीडियो डिलीवर करने के बाद आपका टारगेट क्या रहना चाहिए कि हम उस दिन में उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर ले। तो आज हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपने केमिस्ट्री का, जिसका नाम क्या है, सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड, सबसे पहले बताओ कि मैटर क्या होता है। देखो पहला मेरा ये मोटिव रहेगा, इसमें ज्यादा लिखाओ ना, आप खुद अपना एक क्या बोलते हैं पेन बुक लेके बैठो तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैटर क्या होता है, जो क्या करता है, कुछ स्पेस लेता है और इसके पास क्या रहता है, कुछ मास होता है। जो कि थोड़ा स्पेस ले या कुछ स्पेस ले और उसके पास मास है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। तो मैटर हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोग ने लिक्विड और गैस के बारे में कहाँ पढ़ा था, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था। हम लोग 12th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ने वाले, सॉलिड्स के बारे में। तो हमारा जो पूरा चैप्टर है वो रिगार्डिंग क्या है, सॉलिड्स। अब सॉलिड में देखो, सबसे पहले हम लोग को देखना है सॉलिड। तो जो सॉलिड होता है ना, हमारे सिलेबस में 2 टाइप का दिया हुआ है। कौन सा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमरफस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं और अमरफस सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बेटा आपको 2 या 4 मार्क्स का क्या बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन पूछा जाएगा। तो मैं लिखता हूं और आप नोट कर लीजिए। पहला, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट किसका, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, उसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो हम लोग इसको दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिसिटी। मतलब कि जैसे हम लोग पहले अगर हम लोग को स्कूल में लेके जाते रहेंगे पीटी लेक्चर के लिए, तो हम लोग को बोलते थे आप ऐसे रो में खड़े हो जाओ, रो में 10 बच्चे, इसको ऐसे 10 रो बना देंगे हम लोग। तो उसको एक पीरियोडिसिटी बोलते हैं, मतलब एक के बाद रेगुलर अरेंजमेंट को रिपीट होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। और थर्ड चीज, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हम लोग जब कोई भी चीज हम लोग देखते हैं कि ये चीज एक डेफिनेट टाइम के बाद, डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। और क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो दूसरी प्रॉपर्टी हो क्या है, एन आइसोट्रोपिक। मतलब एन आइसोट्रोपिक मतलब जब हम लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में उसके कुछ प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका डेंसिटी, अलग अलग प्रॉपर्टीज हम लोग अगर उसका मेजर करेंगे तो अलग अलग आएगा। पर इसमें एक एक्सेप्शन आता है। जो एक्सेप्शन क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन है क्यूबिक। जो हम लोग का क्यूबिक सॉलिड होता है, उसमें जितने भी प्रॉपर्टीज हम लोग मेजर करते हैं हर डायरेक्शन में सेम होता है, इसलिए क्या होता है, ये होता है आइसोट्रोपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि एक्सेप्शन उठा के एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपना और चौथा चीज क्या है, पहला रेगुलर अरेंजमेंट, पीरियोडिसिटी, आइसोट्रोपिक, और उसके बाद चौथा they have sharp melting point। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब आपको लगेगा शार्प मतलब क्या, शार्प मतलब है कि अगर मैंने बोल दिया कि 200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएगा तो हो जाएगा। मैंने बोल दिया कि अगर ये 400 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएगा तो हो जाएगा। ऐसा जो अगर प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसके कुछ एग्जांपल में दिखा देता हूँ। एग्जांपल में अपना क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा अपना आइस, NaCl, और अपना लिखा लो क्वार्ट्ज। तो ये सब क्या हो गया, अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब हम लोग इसके अपोजिट में, इसके विपरीत हम लोग क्या देखने वाले हैं, हमारे पास सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टीज। इसके प्रॉपर्टीज इसका उल्टा आएगा, नॉट रेगुलर अरेंजमेंट, नॉट रेगुलर अरेंजमेंट। फिर सेकंड क्या आएगा, नॉट पीरियोडिक अरेंजमेंट। फिर उसके बाद क्या आएगा, इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं हर डायरेक्शन में क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। और इट मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या है, तो एक डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन 225 टू 230 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि इसके बीच में धीरे धीरे करके ग्रेजुअली मेल्ट होगा, मतलब एक ही साथ में मेल्ट होगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इट मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसके कुछ एग्जांपल दिखा दूं मैं। एक बेसिक एग्जांपल आपने को याद रखना है, सिर्फ क्या, प्लास्टिक और क्वार्ट्ज में कौन सा, क्वार्ट्ज
एक मिनट, हाँ, क्वार्ट्ज ग्लास। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग से जो जो बताया आप नोट कर लीजिए, हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं। तो हमारे सिलेबस में अगला टॉपिक जो दिया हुआ है वो दो कॉन्सेप्ट है, दो मतलब बेसिकली डेफिनेशन हम बोलेंगे, जिसका पहला है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? एक सॉलिड, एक सब्सटेंस, वन सब्सटेंस होगा, वन सब्सटेंस which possesses different crystal structure due to different conditions during crystallization। मतलब इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस ले लिया, उसके अलग अलग क्या होंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, सिलिका आपको पता होगा, आपने 11th में ब्लॉक में पढ़ा होगा, SiO2 बोलते हैं उसको। उसके अपने पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबेलाइट। तो मतलब इसमें क्या हो गया कि अगर हम लोग सिलिका को देखें, SiO2 को, उसके पास अल्फा क्वार्ट्ज स्ट्रक्चर होगा, कभी बीटा क्वार्ट्ज होगा, और या तो क्रिस्टोबेलाइट। ये क्यों होता है? जब क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस हो रही होती है तो जब कहीं किसी में अलग टेम्परेचर मिलेगा, अलग प्रेशर मिलेगा, जिसकी वजह से अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अगला जो है वो अपना है आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, जैसे कि वर्ड आपको बता रहा है, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब दोस्तों सेम, मॉर्फिज्म मतलब उसकी दिखने की प्रॉपर्टी, दिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब सेम दिखने की प्रॉपर्टी, मतलब डिफरेंट सब्सटेंस which have same crystal structure। इसमें मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है, NaNO3 एंड CaCO3। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो रेशियो है एटम्स का 1:3 और 1:3। ये नोट करने वाली बात है, जब आइसोमॉर्फिज्म कोई भी सब्सटेंस दिखाता है तो उसका एटॉमिक रेशियो सेम होता है। तो अब इसके बाद हम अगला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हम लोग ने पढ़ा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, हम लोग को बेसिकली अपने सिलेबस में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना, वो कितने पार्ट्स में दिखते हैं अपने को 4 पार्ट्स में दिखते हैं। कौन से? पहला तो आयनिक सॉलिड्स, फिर कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, देन मेटेलिक सॉलिड। तो हम लोग को इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, कुछ ऐसा टेंशन नहीं लेना है। हम लोग को बस क्या याद रखना है कि हर एक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो हार्ड है कि नहीं है, उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है कि नहीं, और गुड कंडक्टर है कि नहीं, और उसके एग्जांपल। सिंपल है, अपना इतना ही करना है। तो हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। पहले हम लोग देखते हैं आयनिक सॉलिड्स के बारे में। आयनिक सॉलिड्स का देखो दोस्तों क्या है, सबसे पहले उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे चार्ज्ड आयंस। वो कैसे हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, मतलब कैटायंस या तो एनायंस। उसके बाद इस लोग के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप अगर अपने को और अलग भाषा में बोले, अपन क्या बोल सकते हैं इसको, कूलम्बिक फोर्स। क्या बोल सकते हैं इसको, कूलम्बिक फोर्स। और ये कैसा होता है, हार्ड होता है, ब्रिटल है, और जब ये सॉलिड होता है ना तो ये कैसा होता है, बैड कंडक्टर। पर ये जब हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मोल्टेन फॉर्म में हो और एक्वस फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, गुड कंडक्टर। इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल आप ले लो NaCl
पीबीएस। बस, तो आपको देखो सब में ऐसे ही करना है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका प्रॉपर्टी और कंडक्टिंग एग्जांपल सबने मतलब पिछला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड, जो कि क्या है, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। तो इसमें भी हमको बेसिकली क्या बात करना है, पहला चीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स, सीधा से क्या है, एलिमेंट्स। सेकंड चीज, अब एलिमेंट्स तो हो सकते हैं, अब इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लोग के बीच में हो सकता है अपना ये कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डिंग। पहला चीज क्या होता है, इन लोग कैसे होते हैं, हार्ड, ब्रिटल नहीं होते लोग, कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। और सेकंड चीज इन लोग का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो हाई होता है। और अब लास्ट चीज हम लोग क्या देखते थे, उन लोग का कंडक्टिविटी। तो इन लोग क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स, दे आर पुअर कंडक्टर्स। एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं, SiO2 और पीबीएस। इसको और क्या लोग बोलते हैं, क्या लेना। थर्ड क्या है हम लोग का, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। इसमें भी सेम चीज हम लोग को देखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें एलिमेंट्स थे, इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स और अनबॉन्डेड एटम्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में क्या होगा, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, और क्या बोलते हैं उसको, लंडन फोर्सेस। अब आप देख सकते हैं वीक फोर्सेस है, जिसकी वजह से लोग कैसे होंगे, इन लोग का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, लो होगा। और इन लोग कैसे होंगे, अगर इन लोग के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इन लोग गुड कंडक्टर होते हैं, पर इन लोग के पास नहीं होता, जिसकी वजह से इन लोग क्या है, पुअर कंडक्टर्स। क्या है लोग, पुअर कंडक्टर्स। एग्जाम्पल क्या है इसमें मैं डालूंगा, क्लोरीन, Cl2 मॉलिक्यूल। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले पे चलते हैं। तो अगला फोर्थ एंड लास्ट क्या है हम लोग का, मेटेलिक सॉलिड्स। तो मेटेलिक सॉलिड्स में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं बोल सकते हम लोग। क्या होता है, देखो अगर कोई मेटल है, मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, Na का मेटल, सोडियम मेटल, तो हम लोग को पता है, मैं इसको मानता हूँ कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई भी मेटल हो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो लोग क्रिस्टल में कैसे आते हैं, कि उन लोग के ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होकर क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन का सी, आप बोल सकते हो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन का सी। और बचा हुआ जो पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कर्नल। तो इलेक्ट्रॉन के सी में जो कि नेगेटिव चार्ज है, जो और कैटायन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन सी एंड कैटायन आ जाते हैं। उसके बाद इन लोगों के बीच का बॉन्डिंग क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के सी में डूबे हुए कैटायंस के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, मेटेलिक बॉन्ड। और ये मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने के लोग कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। और मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज में कैसे बोलेंगे हम लोग, गुड कंडक्टर, and they are ductile as well as they are malleable। मतलब हम लोग उसको क्या है, थिन वायर में और पतली शीट दोनों में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा आपको चाहिए तो लिख लो सोनोरिटी मतलब द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। आप देखे होंगे जब स्कूल में छुट्टी होती है तो बेल ऐसे भी बजता है, या तो इलेक्ट्रिक बेल बजता है, तो उस मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है, सोनोरस मेटल, उसका जो प्रॉपर्टी था सोनोरिटी, उसको हम लोग यूज करके वो करते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में इसका आ जाएगा Cu, Zn, Fe एक्सेट्रा। तो आप इतना नोट कर लीजिए, हम अगले पार्ट में चलते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होता है, कितने टाइप का होता है। तो हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को उसके लिए पहले पता करना पड़ेगा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, सबसे पहले देखो क्रिस्टल लैटिस में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इट इज अ ज्योमेट्रिकल रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ
पॉइंट्स इन द स्पेस। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो मैं एक बनाने का कोशिश करता हूँ, इधर देखो 3 पॉइंट हम लोगों ने निर्धारित कर लिए, यहाँ 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 यहाँ। ये तो 2D में हो गया। तो ये 2D का क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस हो गया। ऐसे 3D में लैटिस बनाते हैं और उसमें हम लोग क्या डालते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस। तो क्रिस्टल लैटिस और बेसिस मिलाकर हम लोग का क्या बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो बेसिस में मैं क्या करूंगा, कुछ पार्टिकल्स मान लो कैटायन और एनायन इसमें रख दूंगा, तो ऑल ओवर मिलाकर हम लोग क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस। अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमने देख लिया कैसे बनता है वो, क्रिस्टल लैटिस प्लस बेसिस मिला के क्या बनेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पर अगर हम लोग को किसी क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है तो हम लोग पूरा लाके तो नहीं पढ़ सकते, हम लोग को एक ऐसा छोटा सा पार्ट पढ़ना पड़ेगा जिसको पढ़ के हम लोग उस पूरे की स्टडी कर ले। जैसे कि एग्जाम्पल, मुझे इस वॉल, ये दीवार आपको दिख रहा होगा शायद, तो इस दीवार के बारे में अगर पढ़ना है तो मैं क्या पूरे दीवार को लेके आऊंगा, पढ़ूंगा, मैं उसके ईंटे को लेके आऊंगा, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ूंगा, उसका साइज लेंथ ब्रेथ कितना है, उसके हिसाब से मैं दीवार बना दूंगा। ऐसे ही हम लोग को अगर किसी क्रिस्टल लैटिस को पढ़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट हम लोग डालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल कैसे बनता है उसका आप एक एनिमेशन देख सकते हैं वीडियो में आगे। तो यूनिट सेल क्या होता है, इट इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, or you can say that the smallest structural repeating unit of a crystal, जिसको रिपीट करने से हम लोग को क्या मिलेगा, क्रिस्टल लैटिस हम लोग को पूरा मिल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग के सिलेबस में यूनिट सेल ना कितने टाइप के हैं। तो हमारे पास जो यूनिट सेल है 2 टाइप का हो सकता है। पहला कौन सा, सिंपल, और दूसरा कौन सा, सेंटर्ड। सिंपल मतलब एटम कहाँ करेंगे, खाली एटम्स ओनली एट कॉर्नर्स, और यहाँ पे उसके अलावा अलग अलग जगह हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगा बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड। एनसीईआरटी में अलग से दिया है एज सेंटर्ड, उसको हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को बॉडी सेंटर्ड। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 एटम एट बॉडी ऑल्सो, मतलब कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, प्लस कहाँ पे होगा, बॉडी पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, एटम्स एट ईच फेस। यहाँ पे क्या होगा, एटम्स एट एनी 2 अपोजिट फेसेस। अब देखो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, बहुत सारा स्टडी किया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, तो उन लोगों को देखने को क्या मिला कि ओनली 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स आर पॉसिबल। वो 7 टाइप कौन से हो सकते हैं, तो आप उसको याद कैसे रखेंगे, मैं आपको पहले बोल दूं, क्यूबिक, फर्स्ट क्यूबिक होगा। सेकंड अपना क्या होगा, टेट्रागोनल। थर्ड क्या होगा अपना, ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ क्या होगा अपना, रोम्बो हेड्रल। फिर और मोटी क्या है अपना, मोनोक्लिनिक। 6 क्या होगा अपना, ट्राइक्लिनिक। और 7 क्या होगा अपना, हेक्सागोनल। तो मतलब दोस्तों देखो, साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया और उन्होंने क्या देखा कि सिर्फ 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। वो क्या है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। अब इसको याद करिएगा, ट्रिक या शॉर्टकट आप जो भी बोलो, निमोनिक्स। सीटी और मोटी हेक्सागोनल है। क्या है, सीटी और मोटी कैसी है, हेक्सागोनल है। सीटी मतलब क्या, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल। तो हम लोग को ये सब याद रखना है। और इसमें भी ना कुछ सेंटर्ड है, कुछ क्यूबिक है, कुछ सिंपल है। तो टोटल मिला के इन लोग के टाइप्स मिला के हम लोग के पास 14 टाइप्स ऑफ लैटिस आर प्रेजेंट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 14 ब्रेविस लैटिस। हम लोग के सिलेबस में, हम लोग के 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में हम लोग को क्या पढ़ना है, सिर्फ क्यूबिक के बारे में डिटेल्स पढ़ना है, बाकी हम लोग को कुछ नहीं पढ़ना है। तो आप खुश हो जाओ, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, क्यूबिक के बारे में। तो क्यूबिक में देखो, हम लोग के पास क्यूबिक में 3 ही टाइप पाए जाते हैं,
सिंपल, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। और कौन सा, बॉडी सेंटर्ड, और इसको बीसीसी भी बोलते हैं। और कौन सा, फेस सेंटर्ड। अब देखो बच्चों, या मेरे फ्रेंड्स जो भी हो, आप देखो बैक किया है तो क्या है, मेरे को हंसी आ रही है बार बार। सो फ्रेंड्स देखो, हम लोग को क्या देखना है, क्यूबिक में हम लोग ने क्या देखा, सिंपल है, या तो उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिमिटिव। बॉडी सेंटर्ड मतलब बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक, 3 टाइप होते हैं। अब सिंपल या प्रिमिटिव में देखो क्या होता है, सिंपल और प्रिमिटिव में क्या होता है कि देखो अपना सिंपल सेल में क्या होगा, आप इसका एनिमेशन भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो इस पे खाली कॉर्नर पे आइटम्स हो गए। एनिमेशन में देख सकते होंगे कि जो सिंपल या प्रिमिटिव सेल होता है, यूनिट सेल, उसमें क्या होता है, कॉर्नर पे खाली आइटम्स होते हैं, कॉर्नर पे आइटम्स होते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल। और अगर कॉर्नर के अलावा बॉडी पे एक और आइटम आ जाए, उसको बोलेंगे हम लोग बॉडी सेंटर्ड। और बॉडी सेंटर्ड अलग हो गया। उसके बाद फिर अगर हम लोग सिंपल में ही, मतलब कॉर्नर पे आइटम के अलावा हम लोग फेस पे जोड़ दें, 6 फेस पे एक एक आइटम दे दें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम। इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो हम लोग देते हैं सिंपल वाला, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स, और हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट जो आइटम होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं, 1/8। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम कितना हुआ फ्रेंड्स, 1 आइटम। अगर ये में बात करूं बॉडी सेंटर्ड पे, बॉडी सेंटर्ड में बात करूं तो देखो कॉर्नर पे आइटम होते हैं कितने, कॉर्नर्स पे 1/8 इंटू 8 करेंगे, प्लस बॉडी पे 1 आइटम, तो कितना होगा, ये होगा 2 आइटम्स। और अगर मैं ये फेस पे बात करूं, फेस सेंटर्ड, तो पहले तो कॉर्नर पे होगा 1/8 इंटू 8, प्लस 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है हर एक फेस पे। और कितने फेस होते हैं फ्रेंड्स अपने पास, 6 फेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम 4 आइटम्स। मतलब देखो सिंपल में कितने आइटम होते हैं, 1 आइटम। इफेक्टिव बॉडी सेंटर में कितने होते हैं, 2 आइटम। और फेस सेंटर में कितने होते हैं, 4 आइटम। आपको ये याद रहा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अब हम लोग को क्या देखना है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी में देखो हम लोग को देखना क्या है कि कितना वॉल्यूम भरा हुआ है एक यूनिट सेल में। अगर मैं बोल दूं आपको एक डब्बा दे दूं, उसको यूनिट सेल मान लो, आप एक डब्बे में कितना सारा रखा हुआ है और कितना खाली है, उसका रेशियो हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब कितना टाइटली पैक्ड है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल की बात करेंगे। सब में हम लोग को बेसिक 4 स्टेप फॉलो करने हैं। तो सिंपल में अगर हम लोग बात करें तो उसका आप देख सकते हैं ऐसा कुछ होगा, 1 मिनट। मान लीजिए आप अपना ये हो गया उसका सेंटर, सारे डिस्टेंस कितना होगा, RR, और ये टोटल एज लेंथ हम लोग बोले उसको तो क्या हो जाएगा, A। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रिलेशन क्या होगा, A = 2R। तो यहाँ पे R क्या मिलेगा हम लोग को, A/2। हम लोग को फिर क्या निकालना है, वॉल्यूम। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, वो कैसे निकलेगा, 4/3 πr³। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, 4/3 पाई, R की वैल्यू क्या रखेंगे, A/2 का क्यूब। फिर हम लोग को यहाँ से मिलेगा πa³/6, ये हम लोग को मिल गया। फिर हम लोग को देखना है अपने पास कितने एटॉमिक नंबर है, मतलब टोटल वॉल्यूम, वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एटम मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। तो अपने पास तो इसमें सिंपल में एक ही है, तो 1 × πa³/6। फिर हम लोग को फाइनली क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसे होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ पे πa³/6 डिवाइडेड बाई a³ इंटू 100 करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स आपको आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपका आंसर कितना आएगा, 52.36%। मतलब कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52.36% स्पेस आपका भरा हुआ है। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करें वॉइड स्पेस, मतलब जो खाली जगह है वो कितना हो जाएगा अपना,
वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 47 पॉइंट, लिखने में इंक डालता हूँ 47.64%। मैं इंक डालता हूँ, चलो आप नोट कर। तो अगला हम लोग को सेकंड क्या लिखना है, अपना बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड के बाद में हम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम लोग को याद क्या रखना है, सिर्फ हम लोग उसका डायग्राम। सिर्फ अगर आपको डायग्राम याद है तो मतलब आपको कोई चीज रखने की, कोई रिलेशन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपना हो गया सेल, आपको एक एनिमेशन मिल जाएगा, चाहिए तो आपको हमारे ऑपरेटर से आप उसको लगा देंगे। तो आप बस ये बॉडी डायगोनल को जोड़ दीजिए, ये आपका आर, ये आपका 2R और ये आपका आर। और आपको पता है कि अगर हम लोग इसका एज लेंथ को ये लेते हैं तो इसका बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा, ये बॉडी डायगोनल आपका तो आर 2R और आर कितना हो गया, ये 4R इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल कितना होता है √3a। आर क्या हो जाएगा यहाँ से √3/4 टाइम्स ऑफ ए। अगर आपको ये मिल गया फिर क्या करेंगे आप, इसका वॉल्यूम निकालेंगे वन स्फीयर का, उसको मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाय बॉडी सेंटर में 2 आइटम होते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2। फिर आप उसका फॉर्मूला लगा के अगर आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी कितना मिलेगा, आपको पैकिंग एफिशिएंसी कितना मिलेगा बोलो 68%। और अगर हम लोग वॉइड स्पेस की बात करें, वॉइड स्पेस कितना होगा 32%। ऐसे अरे 100 में से माइनस करो कितना आएगा, 32% ही आएगा ना। और अगर सिमिलरली हम लोग बात करते हैं फेस सेंटर्ड, किसकी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करते हैं, सिर्फ डायग्राम याद रखना अपने को, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम। तो मैं एक फेस बना रहा हूँ, ये अपना हो गया 1 2 3। तो फेस डायगोनल यार, ये 2R और ये R। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा, अगर ये A है तो 4R इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ A। तो R क्या हो जाएगा A/2√2। ये रिलेशन रखने के बाद आपको जो फाइनली पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगा, पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगा वो आएगा 74%। तो वॉइड स्पेस कितना होगा बोलो, आप लोग ही बोलो, वॉइड स्पेस कितना होगा, इसका वॉइड स्पेस कितना होगा, ये होगा 26%। तो अब जिसका मतलब जिसका जितना ज्यादा वॉइड स्पेस वो उतना बेकार सॉलिड। क्यों, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है कि कॉम्पैक्ट होना चाहिए। कॉम्पैक्ट होने के लिए मतलब वो ज्यादा पैक्ड होना चाहिए। सबसे ज्यादा पैक्ड कौन सा है, एफसीसी। तो एफसीसी सबसे ज्यादा पैक्ड है, आपको एक एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। हम लोग क्या अगले टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, पैकिंग इन सॉलिड्स। पैकिंग इन सॉलिड्स मतलब हम लोग सॉलिड्स को एक साथ अरेंज कैसे करेंगे। तो पहला जो चीज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग इन 1 डायमेंशन। पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन में तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, एक स्फीयर लेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब सबको एक साथ सटा के रख सकते हैं। और हम लोग का दूसरा कोई मेथड नहीं है। फिर सेकंड क्या आता है, पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब पैकिंग इन 2 डायमेंशन में हम लोग के पास 2 तरीके हैं। या तो हम लोग पहला तरीका कि हम लोग जो पहला लेयर था हम लोग उसको क्या करें, ये अपना मान लो पहला लेयर है, उसके जस्ट ऊपर सेकंड लेयर को रखें, मतलब ये सटा रहेगा आप ये तब जस्ट ऊपर रख दे। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अपना मान लो ये पहला लेयर है और पहले लेयर के डिप्रेशंस में जो गड्ढे बने हैं उसमें हम लोग रख दें। तो जो इस टाइप का अरेंजमेंट होगा वो हम लोग अगर उसके सेंटर्स को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। जिसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और अगर हम लोग इसको ए लेयर बोलते तो ये भी ए लेयर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए टाइप। और अगर इसको हम लोग ए बोलेंगे तो ये बी है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ए बी टाइप। ठीक है। तो अपना पैकिंग इन 2 डायमेंशन में क्या हो गया कि हम लोग उसके ऊपर रखेंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर हम लोग उसके डिप्रेशंस में रखेंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अब हम लोग को देखना है कि हम लोग जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रखे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग रखे, उसको हम लोग कैसे 3 डायमेंशन में अरेंज करके और क्या क्या चीज हम लोग को मिलेगा आगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो होने वाला है वो हम लोग का थर्ड वाला होने वाला है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पैकिंग इन 3 डायमेंशन।
अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग ने 2 डायमेंशन में 2 चीज बनाया था, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग को उठाएंगे। तो आप हो सकता है तो आपको हम लोग एनिमेशन डाल देंगे उसमें, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट मेथड जो है स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर्स। अब जब हम लोग स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स को साथ में रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा मालूम है, क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बना के देगा वो, फॉर्म्स क्यूबिक यूनिट सेल। और हम लोग दूसरा तरीका क्या बोल सकते हैं, स्टैकिंग ऑफ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर्स। अब अगर हम लोग हेक्सागोनल को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो हम लोग को क्या बना के देगा वो, जब हम लोग रखेंगे, देखो मान लो ये अपना एक लेयर हो गया, हेक्सागोनल के साथ हम लोग ने डिप्रेशंस में रखे थे। आपको इसका एनिमेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो में। ये देखो हमारा हेक्सागोनल था। अब हेक्सागोनल को रखने का 2 तरीका है, एक तो ऐसा मैं करूं कि एक के ऊपर एक रख दूं ताकि इसके डिप्रेशंस ढक जाए। अगर डिप्रेशंस ढकेंगे तो फिर हम लोग को क्या बना के देगा, मालूम मैंने इसके ऊपर एक रख दिया, इसका डिप्रेशन पे रख दिया, फिर इसके डिप्रेशन पे रख दिया, सटा के तो हम लोग को जो वॉइड्स बना के देगा, कौन सा देगा, टेट्राहेड्रल। आप सब लोग सोचेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों, क्योंकि देखो जब वो 2D में रहता है, मतलब अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में रहता है तो देखो उसको आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा। और अगर मैंने ट्रायंगल को एक ऊपर से एक और ढक दिया तो अगर हम लोग उसके चारों सेंटर को जोड़ेंगे हम लोग को क्या मिलेगा, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। या तो दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग इसको ढके ना, हम लोग इसके ऐसा रखे ताकि जो इसका और उसके ऊपर वाले लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड्स है वो ओवरलैप करे। तो 2 ट्रायंगुलर वॉइड्स दूसरे लेयर के ओवरलैप करके क्या बना देंगे हम लोग को, वो बना देंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और मान लो अगर मैं बोलता हूं कि अपने क्रिस्टल लैटिस में n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है तो 2n नंबर ऑफ क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है। ओके, आओ इधर आओ। कौन सा, अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग ने 2 लेयर्स को रख दिया है, मतलब हम लोग ने 1 डायमेंशन उठाया, फिर 2 डायमेंशन उठाया। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम लोग ने 3 डायमेंशन में रखना शुरू किया। तो फिर हम लोग ने उसके बारे में देखा, हम लोग को 2 वर्ड्स मिलते हैं, एक टेट्राहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल कितने मिलते हैं, 2n, तो ऑक्टाहेड्रल कितने मिलते हैं, n, मतलब उसका हाफ। तो अब हम लोग को देखना है कि हम लोग तीसरा लेयर, अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जब तीसरा लेयर रखेंगे तो हम लोग कैसे रखेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि मान लो अपना ये हो गया एक सिंगल 1 डायमेंशन वाला, एक मिनट, हाँ, ये फिर ये। अब मैंने हेक्सागोनल कैसे बनाया था, इसके ऊपर डिप्रेशंस में रख के। अब मैंने क्या बोला कि इसके लेयर पे मैंने एक रखा, तो मैं मान लो ऐसा रख रहा हूँ ढक के इसको, ऐसा और ऐसा। अब इसको अगर मैं बोलता हूँ इस लेयर को A टाइप और इसको B टाइप, तो अगर मैं फिर से जो नीचे वाला लेयर था उसके रिपीटिंग टाइप का, मतलब ऐसे लेयर का उठा के इसके ऊपर रख दूंगा तो अरेंजमेंट क्या आएगा, A B टाइप आ जाएगा। और उस टाइम पे जो अपना स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। मतलब क्या, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। और मान लो अगर मैंने क्या किया, ये अपना फर्स्ट लेयर, इसको हम लोग ने 2D में अरेंज किया, फिर इसके डिप्रेशंस को हम लोग ने पहले वाले पे भरा। अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, जो उसके बाद ऊपर के जो डिप्रेशंस आए उसमें इसको भर दे। देखो इस डिप्रेशंस को ऐसा, फिर ऐसा, तो ये A, ये B और ये C, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो क्या आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, CCP, मतलब क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, FCC। तो बस हम लोग में पैकिंग इतना ही था। और अगर हो सके तो हम लोग आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का टेबल, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आपको मैं एक चीज नोट दे देना चाहूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर साइड में लिख लो आप, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत सिंपल चीज है। सीधा रखो कि एक स्फीयर को या एक एटम को, स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। बस आप इतना याद रख लो
इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगा आपको वीडियो में, उसमें आप देख के आपको याद हो जाएगा।